नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में एचएसएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में गई। आयोग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, क्योंकि ग्रुप सी भर्ती के लिए ली गई परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी या कह लें कि बड़ा कारनामा सामने आया है। जी हां, ग्रुप 57 की परीक्षा में पूछे गए 41 सवाल 1, 2, 3, 5 नहीं बल्कि 41 सवाल, आप खुद ही अंदाजा लगाएं, 41 सवाल रिपीट किए गए हैं ग्रुप 56 की परीक्षा में, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है, रोष है, राजनीतिक बयानबाजी भी साथ ही शुरू हो गई है। परीक्षा रद्द किए जाने, एचएसएससी के चेयरमैन को बर्खास्त किए जाने की मांग उठ रही है। तो चर्चा हम करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में एचएसएससी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा में एक बेहद हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। 12वीं के आधार पर हो रही भर्ती परीक्षा के 41 सवाल ग्रेजुएशन आधारित परीक्षा में रिपीट किए गए हैं। बड़ी बात यह कि कई सवालों का दोनों ही परीक्षा में क्रम भी वही रखा गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में भारी रोष देखा जा रहा है, तो विरोधी दल भी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रही है, परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रही है। जंजाल ने हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चला दिया है। खट्टर सरकार, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं की जिंदगी बुलडोजर के नीचे डालकर बर्बाद कर दी है। हमने देखा आए दिन किस प्रकार से सीईटी में धांधली होती है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया। तीन बार खट्टर सरकार रिवाइज्ड रिजल्ट सीईटी का निकाल चुकी है। इनेलो नेता अभय चौटाला भी एचएसएससी को सवालों के घेरे में लेते नजर आए। अभय ने कहा कि सवाल रिपीट किए जाने का ये पहला मामला नहीं है। सवाल रिपीट कर बड़ी धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही सीईटी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। अगर ये एग्जाम लेना इन्होंने, तो फिर उस ग्रेजुएशन का नाम क्यों लिया जाता है? अगर आपने पीएचडी कर ली, आपने एमपीएड कर ली, आपने बीएड कर ली, तो बीएड के बाद अगर टीचर की कोई पोस्ट निकलती है, उसको नहीं क्वालिफाई कर सकते, उसके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्जाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है। 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश में उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये खत्म होना चाहिए। ये जो रोजाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं, ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहले भी हमारी गवर्नमेंट में इस तरह के कोई एग्जाम नहीं थे। आगे भी लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो हम ये सारी चीजें खत्म करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल रिपीट किए जाने को लेकर एचएसएससी और हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया। आपने परीक्षा रद्द करने, एचएसएससी चेयरमैन को बर्खास्त किए जाने की मांग की। जो सवाल है वो दोहराए गए, आप सबने देखा है। समूह 57 परीक्षा में दोहराए गए प्रश्नों में किस तरीके से उसमें, चाहे वो आईएमआरबी की फुल फॉर्म का मामला हो, नेफेड की स्थापना किस तरीके से हो, जमीन की सतह पर नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल किए और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न तक भी दोहरा दिए गए। और एचएसएससी चेयरमैन जिनको संपर्क करने की कोशिश करी, उनका भी फोन नॉट रीचेबल आया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ग्रुप 56 और 57 उसमें 41 जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं। और जब कमीशन के चेयरमैन से या और किसी से भी बात करने की कोशिश करी गई तो कोई संतुष्ट जवाब उसमें नहीं आया है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस मसले पर सीएम से बात करने की बात कही और सवाल रिपीट होने से एचएसएससी सवालों के घेरे में आ गया कि ये बात भी स्वीकार की। ये विषय एग्जामिनेशन का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पे चर्चा करूंगा कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए कि जो पेपर सेटर्स हैं उनमें ये कमी क्यों रही कि एक एग्जामिनेशन का दूसरे एग्जामिनेशन में सिमिलर होना।
और इतने बड़े मात्रा के अंदर सिमिलर होना पाया गया। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संशय चीटिंग या उस पर है, मगर सिमिलर क्वेश्चन की रेप्लिकेशन आनी, ये स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर जरूर ये व्यू होता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और इस तरह की भविष्य में सिमिलरिटी ना दे। जाहिर है ग्रुप सी के माध्यम से हरियाणा सरकार युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन ग्रुप सी की भर्ती के लिए ग्रुप 56 और 57 में सवाल रिपीट होने को लेकर HSSC के चलते हरियाणा सरकार को भी विरोधी दल सवालों के घेरे में ले रहा है। विरोधी दल बड़ी धांधली, बड़ी गड़बड़झाली करार देते हुए इसे पेपर लीक का नया पैटर्न बता रहे हैं। युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताया जा रहा है, लेकिन विरोधी दलों के सवालों और युवाओं की परेशानी के बीच हरियाणा सरकार का अगला कदम क्या होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि भर्ती के लिए लगातार तैयारी कर रहे युवाओं में इस वक्त रोष और संशय की स्थिति है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुखवीर तंवर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वकील रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही श्वेता ढुल जी रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हमारे साथ डिबेट में जुड़ गई हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु रावल जी आपसे। सर, ये 1-2 शुरुआत में भी मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कुछ सवाल रिपीट हो गए हैं, बहुत बड़े स्तर पर 41 सवाल रिपीट हुए हैं, तो क्या बीजेपी बचाव करेगी जिस तरह से सवाल रिपीट हुए हैं उसका, या इसे बड़ी खामी बड़ी चूक माना जाएगा? क्यों बचाव करेंगे या क्यों इसको खामी मानेंगे? सवाल रिपीट हुए तो क्या दिक्कत हुई? चलिए, आपके सवाल को ही आगे मैं बढ़ाता हूं। ये एक पूरा का पूरा जो है, एक क्रोनोलॉजी को समझिए। 2014 से हमने एक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया, पर्ची और खर्ची सिस्टम खत्म किया, लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने एक धंधा बनाया हुआ था हरियाणा के अंदर नौकरियों को पर्ची और खर्ची, यानी मेरे पास सिफारिश होगी तो मेरी नौकरी लगेगी, यानी मेरे पास अगर पैसे होंगे, नौकरी के पैसे दे सकता हूं, तो 2014 से पहले इसलिए नौकरियां लगेंगी। एक बड़े स्केल पर ये करप्शन हुआ करती थी। उस करप्शन वाले रैकेट को खत्म कर दिया तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों को तकलीफ होनी ही थी। वो इस प्रकार से उल जुलूल बातें कर करके कोर्टों में जाते रहे। आज आपकी डिबेट का समय भी खराब कर रहे हैं। ये चर्चा का विषय ही नहीं है। इन्हीं लोगों ने HCS की जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें सिमिलर जो है मामले में ये लोग कोर्ट के अंदर गए थे और कोर्ट ने क्या कहा, मुझे समय देना बताने के लिए। ये एज लेटेस्ट एज केवल 12 दिन पुरानी जजमेंट, 13 दिन पुरानी जजमेंट आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 25/7/2023 की माननीय हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है। एक वकील साहब भी बैठे हैं आपकी इस डिबेट में और एक्टिविस्ट भी बैठी हैं जो कि फोर फ्रंट पे रहती हैं इन विषयों पर। वरुण गिरधर एंड अदर्स पेटिशनर हैं और स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स जो है रिस्पोंडेंट्स हैं। इसके अंदर जो है, मैं रेलेवेंट पोर्शन सीधा पढ़ रहा हूं आपके पास, उसका हिंदी अनुवाद आपके दर्शकों के लिए कर दूंगा। ये पेज नंबर 3 जो है, पैराग्राफ नंबर 9 में पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है, ऑन बीइंग आस्क्ड as to what prejudice is caused to the petitioner, senior learned counsel concedes that though it is the prerogative of the examiner to set the question paper of the examination, यानी कि जो पेटिशनर की तरफ से, जिन लोगों ने पेटिशन फाइल की थी, उन्होंने कहा पेटिशनर की तरफ से कि भाई लर्नेड क्वेश्चन जो उनके काउंसिल थे कि भाई ये एग्जामिनर का ठीक है, ये प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट हैं। हमें लगता है कि क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इससे कोई किसी प्रकार की बायसनेस या कोई प्रेजुडिस हुए है। इस पर जो है कोर्ट पैराग्राफ नंबर 10 में इस पर हैविली क्रैक डाउन करते हैं और क्या कहते हैं, in this regard it may be noticed that the candidates cannot decide what to study and what not to. They are required to go through the syllabus and appear in the examination. कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा नहीं आना है, उन्हें तो सिलेबस पढ़ना है। It is for the examiner to put the questions to the candidates so as to adjudge their capabilities. ये एग्जामिनर का काम है कौन सा क्वेश्चन डालना है। Whether a question is repeated again in a subsequent test in the opinion of court cannot,
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट क्या कह रहा है कि कोर्ट इसको ये मानता है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड टू हैव कॉज्ड एनी प्रेजुडिस टू एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। ये कब कह रहा है? केवल 13 दिन पहले यही पंजाब एंड हरियाणा जो हमारा जिसकी जुरिस्डिक्शन में हम आते हैं, ये कोर्ट कह रहा है और डिसमिस कर रहा है। कोर्ट आगे जो है बहुत सारी ऐसी और पिटीशंस का हवाला देता है, परवीन कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2019 की है। सिमिलरली उपेश मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये मैं सारी की सारी चीजें इसलिए पढ़कर बता रहा हूं, कोई ऐसा कानून नहीं कहता कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते। कोई ऐसा कानून हो तो जरूर पूछना। ये हाय तौबा मचाना, ये एक पूरा रैकेट का हिस्सा है जो रैकेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कैसे भेदभाव रहित हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को नौकरी मिल रही है, हर वो प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी रुक जाए, गरीब लोगों को नौकरी से वंचित करने का प्रयास है। और ये कब? जब इंडियन नेशनल लोकदल की 6 साल की सरकार 1999 से लेकर 2005 तक केवल 11,808 सरकारी नौकरियां दे पाई। 2005 से लेकर 2014 तक जो है 58,766 HSSC की, यानी पहले SSB था उसके माध्यम से, और HPSC के माध्यम से 5424, इसको जमा 20,777 जो स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड, ये सारी मिलाकर लगभग 86,000 हैं। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लगभग 1,10,000 नौकरियां मिल चुकी हैं। इसके अगले 4-5 महीने के अंदर किस प्रकार से एक बड़ी बाढ़ आ रही है नौकरियों की, ये 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि हाय गरीब को नौकरी क्यों मिल रही है। आपका उत्तर आगे रैकेट ये वही है सारा का सारा, और इस रैकेट को हरियाणा की जनता नकार चुकी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कानूनी रूप से गलत है, और बार बार नकारेगी। जितनी बार ये कोर्ट में जाकर भर्तियों को रोकेंगे उतनी बार नकारेगी। मैं श्वेता ढूल से इस पर सवाल करूंगी। श्वेता जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, ये क्या परेशानी इस बात से हो सकती है कि सवाल रिपीट किए गए? ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं कि सवाल रिपीट नहीं हो सकते, तो इस बात पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? आपकी आवाज नहीं मिल रही है श्वेता जी। चले आएंगे आपके पास। रविंद्र ढूल जी, चूंकि आप इस मामले के वकील भी हैं, पहले अभी चूंकि परीक्षा होगी नहीं होगी, कब होगी, इस पर बहुत सारा संशय था, उलझन थी, और आखिरकार परीक्षा हुई, लेकिन सवाल रिपीट हुए, जिसको लेकर एक हद तक अभ्यर्थियों में भी रोष है, राजनीतिक दल भी HSSC को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन आप एक वकील के नाते कैसे देखते हैं जो सवाल रिपीट हुए उसे? कानूनी पक्ष क्या है इस मामले का? देखिए, कानूनी पक्ष बिल्कुल सीधा सा है। जैसे कि SS वाले मामले के अंदर एक जजमेंट को रीड आउट किया गया और उस जजमेंट को कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट किया गया, कुछ प्रोबेबली मुझे भी एट्रीब्यूट किया गया, हालांकि शायद इस केस के अंदर मैं वकील हो ही नहीं, पढ़ सकते हैं। अब मुद्दा ये है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जो थी इस मामले में, वो ये है कि जो SPSC का जो जजमेंट आया, जो HCS वाला जजमेंट आया, इससे पहले 2019 के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में एक नहीं आधा 85 क्वेश्चंस को एक गाइड बुक से कॉपी कर दिया गया था। हाईकोर्ट में जाकर के HPSC ने कंसीड किया, कहा कि हमसे गलती हुई है, और गलती होकर के उसके बाद में वापस लिया गया और उस पेपर को वापस लेकर के दोबारा कंडक्ट किया गया। इस मामले में जिस जजमेंट को रीड आउट किया गया उसमें एक पैरा में उस मामले का भी जिक्र है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चलिए जैसा भी है, ये जो है क्योंकि ड्यू टू द गैप पीरियड, यानी कि 2022 के अंदर CSET की एक परीक्षा हुई थी और 2023 के अंदर एक CSET की परीक्षा हुई थी, 1 साल से ऊपर का तो पहली बात तो गैप है। और जो दूसरी चीज जो कोर्ट ने कही, माननीय कोर्ट ने कही, वो ये कही कि भाई ये जो है CSET इज ए पेपर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, केवल मात्र इसमें क्वालिफाई किया जाता है, इसके अंदर मेरिट निर्धारण का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे में क्वालिफाइंग नेचर के पेपर में इस तरह की कोई चीज आ जाती है जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर, और जिसका मेन मुख्य मेरिट के ऊपर कोई फर्क किसी प्रकार का नहीं पड़ता, तो उससे कोई बहुत ज्यादा जो है कैंडिडेट्स को कोई प्रेजुडिस नहीं होती है। इनको शायद नहीं पता होगा विदु रावल जी को, लेकिन इससे पहले 1 जून 2023 को इसी मामले की जब सुनवाई जब फर्स्ट फेज में हुई थी, उसमें माननीय कोर्ट ने इस बात पे बड़ी हैरानी जताई थी कि इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन माननीय महाधिवक्ता हरियाणा ने जो है कोर्ट को एश्योर किया
उस अश्योरेंस के दौरान कोर्ट में ये कहा गया था कि जी हमारे पास में, यानी कि एचपीएससी को कभी भी पता नहीं होता है कि कौन सा पेपर जो है बाद में जाएगा। ये एग्जामिनर इंडिपेंडेंट सेटल करते हैं और 4 से 5 सेट बनाए जाते हैं, उसमें से रैंडम किसी को भी उठाया जाता है। ये बाई चांस है कि रैंडम यहाँ पर उठा लिया गया। तो ये तो आ गया डिस्टिंक्शन उस एग्जाम का, इस एग्जाम का। अब जो दूसरा एक डिस्टिंक्शन है, सबसे मेजर डिस्टिंक्शन है भाषणबाजी के अंदर जो छूट जाता है, वो ये है कि 2000 जो आपकी 56 नंबर कैटेगरी जो है और 57 नंबर कैटेगरी, 57 नंबर कैटेगरी यानी कि 12 पास की और 56 नंबर कैटेगरी यानी कि ग्रेजुएट्स की, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर टोटल जो है इन्होंने कहा है कि भाई 67,000 के आसपास में लोगों को बुलाया। उन 67,000 में से 27,000 तो कॉमन है, यानी कि कुल मिला के 36 से 37,000 लोग ही दोनों कैटेगरीज के अंदर ऑन एन एवरेज जो है जिनको एडमिट कार्ड जो है दिए गए हैं, जिसमें से 27,000 लोग दोनों पेपर में बैठे हैं, यानी कि आपके संडे वाले पेपर में भी और मंडे वाले पेपर में भी, दोनों में बैठे हैं। तो जिन लोगों को और सिर्फ 8 या 9,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपके मंडे वाले संडे वाले पेपर के अंदर नहीं बैठे। तो जो ये 8 या 9,000 जो लोग हैं जिनको मंडे वाले संडे वाले पेपर में नहीं बैठे, जो उनको प्रेजुडिस इससे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ऑन द पेपर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखती है, क्योंकि वह कैंडिडेट जो है जो पहले से पेपर देकर के आया है उसने 24 घंटे के बाद सेम पेपर दोबारा दिया है। तो ऐसे में आपको मैं पहले अश्योर कर रहा हूं, आप बेशक से दोबारा डिबेट करा लीजिएगा। 80 से ऊपर जो है मेरिट जाने वाली है जो मंडे वाले पेपर की है, और बहुत कम मेरिट जाएगी जो आपकी संडे वाले पेपर की है। इसका कारण यही होगा कि जो मंडे वाले पेपर के अंदर रिपीटेशन है। इससे अगली जो चीज है ज्योति, वो बार बार जो है एक चीज को रिपीट किया जाता है पॉलिटिकल फ्रंट पे, क्योंकि मैं राजनीतिक किसी चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं अपनी याचिका की बात करूंगा। कोर्ट में जब याचिका डली, सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर किया, ये वही जज साहब है जिन्होंने एचपीएससी का ऑर्डर किया। जिस जज साहब के ऑर्डर को पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, उन्हीं जज साहब के 19 पेज के ऑर्डर को इन्होंने दरकिनार करके अपील जब फाइल की, उसमें याची के वकीलों को यानी हम लोगों को कभी नोटिस नहीं दिया गया, और कोर्ट शुरू होने से 11 मिनट पहले हमें नोटिफाई किया गया, वही व्हाट्सएप के ऊपर, कि आप कोर्ट में पहुंच जाइए। हमारे वहां पहुंचने से पहले सुनवाई समाप्त हो चुकी थी। सिंगल बेंच ने कभी भी कोई रोक नहीं लगाई थी। डिवीजन बेंच में सरकार याची के वकीलों की एब्सेंस में जाकर के 12,000 पोस्ट के रिजल्ट के ऊपर स्टे लगवा करके आई है। 1 सितंबर की तारीख है। ऑर्डर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकता हूं, विदु रावल जी चाहे तो वो पढ़ के सुना सकते हैं कि क्या सिंगल बेंच ने कोई रोक लगाई। नहीं, सिंगल बेंच ने कहा रिजल्ट रिवाइज करना है, उसके बाद में आप पेपर लीजिए। लेकिन डिवीजन बेंच ने केवल ये कहा कि पेपर लीजिए लेकिन रिजल्ट आप जारी नहीं करेंगे। अब ये बताए कि रोक लगवाई तो सरकार ने लगवाई या किसी और ने लगवाई। बहुत डिटेल्ड फ्रॉड जो सीईटी के अंदर हुआ है, मैं स्टेप वाइज चाहे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कई आरोप आ गए हैं और अन्य चीजों के ऊपर मैं वैसे तो मैं सभी से पहला उत्तर लेना चाह रही थी, लेकिन आप संक्षेप में जो भी आपको काउंटर करना है कीजिए। ये ढुल साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं हड़बड़ी में हैं, हड़बड़ी में हैं, परीक्षा को लेकर भी हड़बड़ी में थे और जो अब हुआ वो भी इसी का नतीजा है। ढुल साहब एक बढ़िया व्यक्ति हैं और उससे भी बढ़िया वकील हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक सत्य की बात है कि ढुल साहब ने कहा कि मैं इस मामले में वकील नहीं हूं, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे मामलों में ढुल साहब और उनके दोस्त वकील रहे हैं। मैंने रैकेट का नाम लिया था, मैंने ढुल साहब का नाम नहीं लिया था। ये अलग बात है कि ढुल साहब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। आज उस हैसियत से नहीं बैठे, आज वकील की हैसियत से बैठे हैं। अब बात यह है कि ग्रुप 56 और 57 वाले विषय पर सीधे सी बात है, उसमें भी जाकर कोर्ट में जाकर मामला लटकाने का प्रयास किया गया। मैं सारी बात यही तो कह रहा हूं, ये लटकाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा के युवाओं को नौकरी से वंचित किया जाए। ये सारा का सारा गैंग जो है ये यही तो प्रयास में है। और उसके लिए क्या था कि 4 जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर जो मार्क्स मिलते हैं, चाहे विडो को मिलते हैं, चाहे फादरलेस जो कैंडिडेट हैं उनको मिलते हैं, चाहे जॉब अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती उनको मिलते हैं, चाहे डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो है उनको मिलते हैं। उसमें किस प्रकार से ये प्रयास कर रहे थे कि उसके कोई भी बहाना ढूंढो, बस हरियाणा के युवाओं को नौकरी ना दो। और मैं ये कहता हूं, ढुल साहब आज के वकील नहीं बने। जब मेरी सरकार, हमारी सरकार, हरियाणा वासियों की साथ सरकार, जन जन की सरकार बनी, तब वकील नहीं बने। उससे पहले भी वकील थे, लेकिन उससे पहले जो है इंडियन नेशनल लोकदल के नेता प्रतिपक्ष हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय सिंह चौटाला जी ने एचसीएस की भर्ती में बता दिया था ये लोग लगने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार थी, ढुल साहब भी थे, दूसरी जो एक्टिविस्ट साहिबा है वो भी थी, लेकिन वो कहां सोए हुए थे जब मनवीर बढ़ाना की बेटी, कांग्रेस की सरकार के दौरान जो एचपीएससी के चेयरमैन थे उनकी बेटी,
और MS चोपड़ा जी की बेटी, किस प्रकार से बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव तत्कालीन जो थे, उनके दामाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार, चलिए उनके अभी बेटे सांसद, ठीक है सर, आपको जो कहना था वो आ चुका है। आप ही कह रहे हैं कि पहले वो लग रहे थे, ठीक है, लेकिन नहीं थे। पहले ये सब होता आया, लेकिन पहले रोक क्यों नहीं लगी, पहले अदालत क्यों नहीं गई? आपकी बात आ गई है। अभी मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। विधु जी समझिए आप नहीं, देखिए श्वेता जी भी इंतजार कर रही है, आएंगे आपके पास। एक छोटा सा पॉइंट, चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, अगर आप अनुमति दें। बोलिए। ओनली 10 सेकंड। मैं ये कहता हूं कि इन सारी भर्तियों के बाद भी, इनके इतने अथक प्रयास के बाद भी, एक के बाद एक इनकी कोर्ट के अंदर याचिकाओं को फाड़कर क्यों फेंक दिया जाता है? इतना बड़ा रैकेट लगा हुआ है, जबकि हुड्डा साहब के समय 2007 में चाहे केनाल पटवारी के 786 पदों की भर्ती रद्द हो गई, 2011 में किस प्रकार से लोअर डिवीजन क्लर्क की 437 पदों को रद्द हो गई, 2013 में अभी तो डिबेट शुरू हुई है। विधु जी आप बहुत कुछ है आपके पास कहने को, आगे अभी कहिएगा, इनके समय भर्तियां रद्द हुआ, अगले उत्तर में कहिएगा आप, अगले उत्तर में कहिएगा। श्वेता ढुल जी, अब बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि एक रैकेट है जो बहुत एक्टिव है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं पहले क्यों नहीं गए, ठीक है, आप जा रहे हैं, ये अब जा रहे हैं, अब सवाल उठ रहे हैं, तो अब हम डिबेट कर रहे हैं। श्वेता जी, जो सवाल रिपीट हुए उससे क्या आपत्ति या क्या परेशानी होनी चाहिए? ठीक है, लगातार जा रहे हैं, ये फिराक में है कि कैसे रोकें। चलिए, आपके आरोप ये है कि भर्तियों से युवाओं को कैसे वंचित रखा जाए, भर्तियों को कैसे रोका जाए, कैसे भर्तियों को लटकाया जाए, इसके लिए अदालत जाता है कि रैकेट आप एलिगेशन गए, ठीक है, ये सुन लिया गया आपका आरोप। श्वेता ढुल जी, सवाल रिपीट होने से क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, पहले तो इन्होंने एग्जाम्पल गलत दिया था। जो HCS है ना, जिसका एग्जाम्पल दे रहे थे, 38 क्वेश्चन रिपीट है जिसमें, जो कि वो बहुत ही शर्मनाक बात है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है सरकार के लिए। वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, उसमें 33% अंक चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे मेरिट बनेगी इस पेपर से, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं रैकेट है, व्हाट डू यू मीन बाय रैकेट है? प्रूव इट, अगर रैकेट है तो। आई एम सेइंग इट ऑन नेशनल या आपके इस टीवी के ऊपर, प्रूव कीजिए इसे। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आरोप लगाएंगे, क्या बेसलेस आरोप, बेसलेस एलिगेशन? मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, पूछ रहे पहले कहाँ थे, सोए हुए थे। 2016 में HCS एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू दिया था मैंने, कुछ एक अंकों से मैं फेल हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा तैयारी करके 2019 में मैंने HCS का एग्जामिनेशन दिया था, और वो एग्जामिनेशन का स्तर देखते हुए 15 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री साहब के सामने बैठी हुई थी मैं, मनोहर लाल खट्टर जी के सामने। उनको क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया था कि स्टैंडर्ड देखिए आप अपने क्वेश्चन पेपर्स का। मेरे सामने उन्होंने सेक्रेटरी को तलब किया था और मेरे सामने कॉल किया था AG हरियाणा को। वहां पे मैंने आपका जो प्राइवेट चैनल आप लगाते हैं 10 लाख के वकील खड़े करते हैं, नहीं पहले इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता, ना चैनल कर सकता, ना मैं कर सकता। पहले सुनिए, नहीं, ये आपकी निजी चर्चा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कनेक्ट कर रही है ना, ये अपनी बात को, विधु रावल जी, इनको बात को, ये नहीं, ये किस संदर्भ में कह रही है, इनकी बात तो आने दीजिए ना। अभी आप पहले वाक्य पर इनको रोक रहे नहीं राहुल जी, ये बात को, अगर ये आप ये भी कोई उदाहरण देकर कह रही है ना, आपने भी उदाहरण देकर बात की नहीं, ये आप इनको, ये कहीं भी सोए हुए थे, इनका उत्तर तो आपको सुनना होगा, इनका उत्तर तो सुनेंगे नहीं विधु रावल जी, उत्तर तो सुनेंगे, आप सुनेंगे, आपको सुना था ना धैर्य के साथ सभी ने। नहीं विधु रावल जी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, 2014 के बाद जाके आपका आरोप आ चुका है, सुन चुके हैं, ये आपने रैकेट भी कहा है, वो भी सुन चुके हैं। अब ये कोई उदाहरण देकर अपनी बात कह रही है, आप सुनेंगे ना। हरियाणा के युवाओं को वंचित क्यों कर रहे हो? नहीं, आप बात सुनेंगे विधु रावल जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, नो ऐसे नहीं होगी। 3.25 लाख लोगों को आपने बाहर निकाल रखा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, 2019 तक मैं खुद कैंडिडेट थी, मैं कैसे किसी की आवाज उठा सकती थी, कैसे जा सकती थी। 2019 तक मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास था। अब मैं आती हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना वंचित कर रहे हो, वंचित क्या है आपने? तो नाच ना जाने नहीं, आपकी उस बात का उत्तर है। आप कह रहे हैं 2014 से पहले कहाँ सोचती थी, तो ये कह रही है खुद ही परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये आपकी बात का जवाब दिया इन्होंने। अब सुन लीजिए, मतलब नहीं विधु जी, अब सुन लीजिए, मतलब कुछ नहीं है, आपको सुनना नहीं है क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी वो होती तो आप इसको बैठ के सुनते ना, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप सुनिए, फिर मैं बोलती हूँ। बोली बात। पहली बात CET को क्वालिफाई होना चाहिए था। 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड थे, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर फेल लिख देते अगर उन्हें नहीं बैठने देना था तो। उसके बाद इतनी जल्दबाजी क्यों? रात को कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे इस घटिया से पेपर के लिए, जहाँ 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं इनके ऊपर पूरा आरोप लगाती हूँ कि ये पेपर ऐसे कैसे रिपीट हो सकते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं।
ये घटिया सा पेपर क्या होता है? बिल्कुल है। ये घटिया सा पेपर क्या होता है? ये लोगों की आजीविका बनने वाला है। नहीं, ये इस प्रकार से लूज टॉकिंग नहीं कर सकती। ये चैनल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग देखते हैं। हाँ, तो बिल्कुल पता चले उन्हें कि आपका स्टैंड ये क्या घटिया सा पेपर क्या होता है? लोगों के चूल्हे जलने वाले हैं इस पेपर के बाद, लोगों के चूल्हे जलने वाले हैं। ये रैकेट के कहने से घटिया पेपर नहीं हो जाता। ये रैकेट के कहने से घटिया पेपर नहीं हो जाता। लोगों के चूल्हे जलने वाले हैं। How dare you say this? How dare you say this? How dare you say this? विधु रावल जी, How dare you say this? विधु रावल जी, ये जो भी कह रही है दर्शक सुन रहे हैं इस बात को। ये कह रही है कि 12वीं के पेपर में जो पूछा, ग्रेजुएशन के आधार पर जो परीक्षा ली, उसमें 41 सवालों को रिपीट किया गया। ये अपनी भाषा में अपनी बात कह रही है, दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए, ठीक कह रही है गलत कह रही है। आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे ना विधु जी। विधु रावल जी, आप साथ साथ नहीं बोलते रहेंगे सर, ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं विधु जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, 2 बार आप उत्तर दे चुके हैं। जब से श्वेता जी बोल रही है, आप बार बार लगातार बोल रहे हैं सर, आप लगातार कैसे बोलते रहेंगे? मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? आप बर्दाश्त अगर नहीं भी करेंगे तो अपनी बारी में बोलेंगे विधु रावल जी। नहीं, डिबेट खराब मत कीजिए सर, समय खराब मत कीजिए विधु जी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए सर। आपकी बारी में कोई बोलेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको कहीं नहीं बोलने देगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सर। आप अकेले डिबेट में नहीं बैठे, आप अकेले डिबेट में नहीं बैठे विधु जी। मुझे म्यूट करवाना होगा आपको, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा। आप किसी को नहीं बोलने दे रहे एक भी वाक्य। आप सुन लीजिए श्वेता जी, जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। ज्योति जी, 12वीं का और ग्रेजुएशन का पेपर सेम नहीं हो सकता है। सेम क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो सकते हैं? 12वीं में आपने 12वीं बेस था ना 57 का, तो ग्रुप 57 का, और ग्रेजुएशन बेस था ग्रुप 56 का। कैसे एक स्टैंडर्ड हो सकता है? 41 क्वेश्चन से ठीक है, आपका कहना ये है। नहीं विधु जी, आएंगे आपके पास, अभी सबकी ओपनिंग स्टेटमेंट में लूं इस पर। आपका ये कहना है कि 12वीं के आधार पर जो परीक्षा ली गई, उसके 41 सवाल कैसे रिपीट हो सकते हैं? पंजिटा जी, आपकी स्टैंडर्ड भी ग्रेजुएशन और 12th का कुछ तो अलग अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए। रजत पंजिटा जी, अभय चौटाला को हमने सुना, उनका भी कहना है कि बड़ी गड़बड़ी की गई है। जी ज्योति जी, ज्योति जी ऐसा है कि गड़बड़ी क्या है? पहले तो विधु रावल जी ने आपकी डिबेट शुरू होने से पहले आपके चैनल पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप इस पे डिबेट करा के जो है समय बर्बाद कर रहे हैं बिना किसी पक्ष को सुने। जिस तरह का व्यवहार बहन श्वेता डुल के लिए इनका रहा है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डिबेट में ऐसा कंडक्ट नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, जनता उनको सुनने के लिए बैठी है, ना कि विधु रावल को सुनने के लिए। दूसरी बात, 4 अगस्त को जो मेरिट लिस्ट क्वैश हुई है, शायद उनको थोड़ा समझ में आ जाए क्वैश होने के पीछे कारण क्या है। नहीं विधु जी, आप सुने सभी को सुनने के लिए बैठे। विधु रावल जी, अगर आप पांच मेहमान हैं मेरी डिबेट के, तो 5 को सुनने के लिए बैठे हैं सर, किसी भी एक को सुनने के लिए दर्शक नहीं बैठे हैं। ये सुनने के लिए बिठा रखा है। नहीं, किसी अगर ऐसी बात है तो नहीं, आप डिबेट छोड़कर क्यों जाएंगे? आपकी किसी बात से कोई भी मेहमान, कोई भी पैनलिस्ट कभी डिबेट छोड़कर नहीं गया। नहीं सर, ये आप किसी को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। विधु जी, क्या ये तरीका बहुत अच्छा है आपका? आप नहीं, मैं डिबेट को आगे चलाना चाह रही हूँ बिना किसी समय की बर्बादी के। मैं उम्मीद करती हूँ आप शांति से सुनेंगे, आप शांति से सुनेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। बात पूरी कीजिए आप पंजिटा जी। देखिए सरकार जो मेरिट लिस्ट क्वैश हुई है, मेरिट लिस्ट क्वैश होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही था जो बहन श्वेता डुल जी बताने की कोशिश कर रही थी, जिसको ये सुनना नहीं चाहते नहीं दर्शक सुने। वो यही था कि जो कट ऑफ है वो सेम रखी हुई थी। जो 56 वाली थी उसके अंदर 60 अलग अलग पोस्ट है। 60 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उसकी कट ऑफ सेम कैसे हो सकती है? कैसे अगर आपको कोई किसी पोस्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी पोस्ट के लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए कुछ सालों का, किसी पोस्ट के लिए कुछ, ये बनाया, ये एक नेटवर्क है, इसको बनाया सिर्फ बिल्कुल ठीक था इन्होंने। ये जो एक रैकेट है, ये रैकेट किनका है? ये रैकेट भी मैं बताऊंगा किनका है। ये चाहते नहीं बच्चों को सरकारी नौकरियां मिले, ऐसी कोर्ट की उलझने। और सबसे बड़ा बात, विधु रावल जी से ये पूछिए कि अगर ये रैकेट बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सब लोग जो है विपक्षी, आप जो भी बोल रहे हो, ये अड़ंगा डाल रहे हैं, तो क्या कोर्ट को आप बिल्कुल ना समझ
बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। अगर कोई उसमें तथ्य होंगे, पॉइंट होंगे, कुछ उसके ऊपर लगेगा कोर्ट को कि वजन है, कुछ कहीं इनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका संज्ञान लेके कोर्ट काम करेगी, ना कि कोई भी व्यक्ति चला जाए और वो किसी भी भर्ती को रुकवा ले। अब इसमें सोशो इकोनॉमिक वाला मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। इसमें क्या हुआ, जो सोशो इकोनॉमिक वाले पॉइंट जिनके गलत लग गए, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होनी थी, उसकी वेरिफिकेशन होनी थी। वहां कोर्ट में ये लोग कहते हैं हमारे पास सर टाइम नहीं बचा आप कुछ भी कराने के लिए। वहां पे ये दलील दी इन्होंने, और इन्होंने सोशो इकोनॉमिक वाली मेरिट लिस्ट को ठीक नहीं किया। कई जिनको गलत मार्क्स मिले, जिनको सही मार्क्स मिले, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट नहीं थी, और मेरिट लिस्ट इसी वजह से 4 अगस्त को पहुंच हुई। 5 अगस्त को जस्टिस संध्यावालिया के बेंच के ऊपर ये जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं सर हमारे को एलपीए लगाई गई थी, एलपीए लगाई गई इन्होंने उस ऑर्डर के लिए। उसके बाद ये जो 1 सितंबर के लिए इन्होंने बताया ढोल साहब ने, अभी 1 सितंबर की डेट लिखी क्योंकि एक ही पक्ष गया था, रात को लगा दी इन्होंने। रोल नंबर पेपर है 5 वाला कैंसिल हुआ, 6 को हुआ, 7 को हुआ, 6 वाला 6 को ही हुआ, ठीक है। उसके बाद जो पेपर से सुबह 6 बजे तक रोल नंबर इन्होंने अपलोड किए, एडमिट कार्ड तक ये डाउनलोड कर पाए बच्चे। और सेम पेपर रिपीट होने का मतलब दूसरा बता ही चुके हैं। कल को कोई इंग्लिश का पेपर देके आया, अगले दिन सेम इंग्लिश का पेपर देगा, तो उसको तो एक तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर पता है। ये तो सरेआम एक बैकडोर एंट्री है, चीजों को सिर्फ अलग अलग को ये बताने की बजाय भाई ये फलाना पेपर, ये क्वेश्चन आएगा, वो आएगा, सीधा बता दे यार कल का पेपर आएगा, तैयार कर लियो तो पास है। वो कहेगा अच्छा गया। और 41 क्वेश्चन नहीं है, 42 से 45 क्वेश्चन है जिनके बारे में रिपीट होने की बात हुई है। अब इनको मैंने ये बता दिया कि इनके पीछे 2 मुख्य कारण, एक सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाली वेरिफिकेशन जो नहीं हुई, उसके बाद कट ऑफ जो इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए सेम कट ऑफ रखी है, अलग अलग 60 पोस्ट के लिए सेम नहीं हो सकती। इसकी इसीलिए हमने मांग की है, कोई इंडिविजुअल पेपर है उसका डायरेक्ट पेपर आप कराओ, उसके लिए जैसा मर्जी पेपर सेट करो। उसके बाद इनके पास इन्होंने कहा, अभी मैं डिबेट में बैठा था, कि हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और उसी में से क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये तो चलो अपने आप को प्रोफेसर में लिखते हैं अपने नाम के आगे, इनको भी पता है करंट अफेयर हर रोज का है, जीकेसी आपकी हर रोज की तैयारी है, हर रोज कुछ ना कुछ वर्ल्ड में जो भी हो रहा है और आप पेपर सेट कर सकते हो। यू हैव एम्पल स्पेस, उसमें तो एम्बिट में बहुत कुछ आ जाएगा, कहीं से भी वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है। अखबार किसलिए पढ़ते हैं जो बच्चे हैं सारे के सारे रोज। अब बात आती है जो इन्होंने 2-4 बातें उठाई है मेरिट लिस्ट के ऊपर। ये बात कंडक्ट का है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, वो आपका कंडक्ट देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, चाहे वो एचसीएस वाली हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, इनसे 2-3 बात पूछ लो। चलो एसडीओ, अब मैं इस पे आता हूँ। एसडीओ बिजली विभाग में से आप बताइए 80 में से हरियाणा के कितने बच्चे थे? केवल दो। आएंगे विदु जी, अभी आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे, उसके बाद 180 में से एसडीओ में कितने थे? मात्र 22 हरियाणा के। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी बात हो रही है 2019 की, 18 में से 11 लोग बाहर के थे। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 23 में से 16 बाहर के थे। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर जनरल टीचर पोस्ट 3 157 में से 106 बाहर के लगे थे। स्टाफ नर्सिंग वो जो होता है उसका पेपर, ऐसी पूरी लिस्ट थी। टीजीटी, पीजीटी, नायब तहसीलदार, पुलिस कांस्टेबल वाले में क्या हुआ? सारा सोशो इकोनॉमिक। और एक बताइए सोशो इकोनॉमिक वाला किसका ये जो बनाया है? सरकार का बनाया, हमारा बनाया, या किसी और का बनाया है? सोशो इकोनॉमिक के ऊपर मेरिट लिस्ट उसके आधार पर कौन तैयार करेगा? सरकार तैयार करेगी। हाईकोर्ट ने देखा गलत है। उसके बाद एक और बात बता दूं आपको, ये इन्होंने कहा भी हम 4 से 5 गुना लेंगे जो भी आएंगे उसमें से, ये इनकी सरकार की पॉलिसी है। सरकार ने कई पोस्ट में 12 से 15% जो है गुना उनको बच्चों को बुला लिया। अब कोर्ट कहता है भाई आपकी पॉलिसी में आप खुद लिख रहे हो 4 से 5 गुना, फिर आप कैसे उसको पॉलिसी के अगेंस्ट जाके 12 से 15 गुना करोगे? वहां पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार कहती है हमारे पास अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं तो आनंद पालन में पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के अपने में लगा दिया। अब ये तो अगर इसको कहते हैं इसमें क्या गलत कर दिया, तो आप एक काम करो, आप सेम पेपर ही रिपीट कर दिया करो। उसमें क्या गुना कर दिया आपने? कुछ भी गुना नहीं किया। बच्चों का वक्त खराब किया, 2 साल खराब किए, कोर्ट में उलझाया, अल्टीमेटली ये भर्ती रद्द होनी ही होनी है। विधु रावल खुद जाके फौज खड़ी कर दे, अपने इनकॉम्पिटेंट वकीलों को खड़ा कर दे जो कोर्ट को जवाब तक नहीं दे सकते कहाँ ये गलत है कहाँ ठीक है। आप बताइए कहाँ ठीक है। पंजिटा जी आपकी बात विस्तार से यहाँ पूरी होती है। तंवर जी, जब सभी विरोधी दल भी ये कह रहे कि परीक्षा रद्द हो, तो क्या परीक्षा रद्द होना या भर्ती डिले होना, इसमें क्या युवाओं का फायदा है क्या? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से प्रख्यात वकील रविंद्र ढुल जी ने बात करी, रजत पंजेटा जी ने बात करी और पीड़ित बहन श्वेता ढुल ने बात करी, और जिस प्रकार से 12वीं और स्नातक स्तर के जो
प्रश्न पत्र थे अलग अलग ग्रुप के, उनमें से 41-42 जितने भी सवाल थे उनकी पुनरावृत्ति होनी और राजभाषा हिंदी का अपमान होना, 50 से ज्यादा गलतियां इन पेपरों में हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। ये अपने आप में इस बात का सीधा संकेत है कि जो HPSC है और जो HSC है, इन दोनों में जिस प्रकार से जो HSC के जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक भोपाल खादरी, जो अपने नाम से पिछले विगत के प्रश्न पत्रों में अपने नाम से प्रश्न पूछने वाले लोग निश्चित तौर पे ये प्रासंगिक हो चुके हैं, सरकार के दायरे से बाहर है। इसके अलावा जिस प्रकार से एक उदाहरण हरियाणा के लिए, सारे देश के लिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई 31,500 नौजवानों को स्थायी रोजगार दिया और एक ही समय में उन सारे जो उम्मीदवार थे 3 से 4 जगह उन उम्मीदवारों का चयन हुआ। इसका मतलब ये था कि सारी की सारी प्रक्रिया पारदर्शी थी और मेरिट आधारित थी। इसके अलावा जो शिक्षकों का विषय था, 2002 से 3500 में काम कर रहे थे, 12,710 शिक्षकों को स्थायी किया और जो विगत के 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन की सरकार थी, उसमें ये भागीदार थे और कांग्रेस ने हरियाणा पर आ जाइए। मैं सारे, चूंकि विषय नियुक्तियों का है, परीक्षाओं का है, ये उदाहरण है ना कि सिर्फ हरियाणा के लिए अपितु समस्त देश के समस्त राज्यों के लिए कि काम कैसे होता है। निश्चित तौर पे इनकी लगभग भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, सारी की सारी कानूनी दायरे में लगभग में मुकदमे दर्ज हैं। क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है? और कैसी कैसी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भगवानी मालिक है रैकेट चले जाते हैं, ये अदालत में लोग चले जाते हैं। सुनिए, बार बार सरकार ये कहती है कि अदालत ने कोई भर्ती अभी तक रद्द नहीं की है, कि नियमों की अवमानना की गई हो, नियमों को ताक पर रखा गया हो, अदालत कोई भर्ती रद्द नहीं करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ज्योति जी, जिस प्रकार से सभी भर्तियों में हरियाणा से बाहर के, अगर ग्रुप डी की छोड़ दी जाए, लगभग भर्तियों में अधिकांश जो लोग हैं वो हरियाणा के बाहर के हैं। क्या हरियाणा सरकार के, हरियाणा राज्य के लोगों को इस तरह से अंक जो अभी बताए गए कि उसके इतने, उसके, इसके बावजूद वो मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की कार्य प्रणाली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विधु रावल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विधु जी, मेरा एक सवाल भी रहेगा। एक तो अभ्यर्थी 12वीं के आधार पर परीक्षा देता है किसी पोस्ट के लिए, जो कि अभी ढुल जी भी हमसे सवाल कर रही थी, श्वेता जी। एक ग्रेजुएशन के आधार पर देता है सर, 41 सवाल रिपीट हो जाते हैं, एक दिन का भी बीच में ब्रेक नहीं है। अब कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले पेपर को पढ़ा होगा, कुछ ने सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, तो सर क्या इन अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा नहीं है? ज्योति जी, एक सवाल आपका है, बहुत सारे सवाल रजत पंजेटा जी के हैं, बहुत सारे सवाल रविंद्र ढुल जी के हैं, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी टिप्पणियां श्वेता ढुल जी की हैं और कुछ दिलचस्प सवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब तंवर साहब की भी हैं। इतने लोगों के सवाल मुझे ही देने हैं, तो इसको प्लीज मानिए कि सिंगल साइडेड डिबेट नहीं हो सकती। कम से कम उतना समय देना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर से इतने लोगों के साथ ये 5/1 हो जाएंगे। और ऊपर से ये कि ये इतनी अजीब अजीब टिप्पणी करते और आप इनको टोकती भी नहीं है। कोई बात नहीं। सर मैं तो आपको भी नहीं टोकती हूँ, आप इनको रैकेट कहते, मैं नहीं टोकती हूँ, ये पेपर को मैं तो बात पूरी होने देती हूँ सर। अब मुझे टोका कीजिए। और वन साइडेड डिबेट तो मैं गलत कहूँ तो वन साइडेड, जब विरोधी दल बैठेंगे तो सवाल तो पूछेंगे सर। वन साइडेड का क्या करें? आपके साथी पार्टी, आपकी साथी पार्टी ने गेस्ट नहीं दिया है, तो आप बीजेपी के तो अकेले ही होंगे ना। बोलिए। चलिए मैं जवाब जल्दी से दे दूं ताकि डिबेट का समय जो है बेहतर उपयोग हो पाए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये इस देश के अंदर जो है दो व्यवस्थाएं हैं न्याय की। एक न्याय जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, यानी न्याय की जो अदालतें होती हैं वो करते हैं। कोर्ट ऑफ लॉज जो होते हैं, जहां जस्टिस मिलता है वहां पर होता है। दूसरा होता है कोर्ट ऑफ पीपल, जनता की अदालत। दोनों के दोनों कोर्ट्स में एक के बाद एक ये जो सारी दलीलें ये दे रहे हैं, इन दलीलों को फाड़कर फेंक दिया जाता है। ना तो जनता इनकी बात को मानती, चुनाव दर चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, और कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनमें भी इनकी बात नहीं चलती है। ये सारी दलीलें देंगे। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ढुल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ दिनों बाद हम फिर डिबेट करें। और ये अपने सारे ये रखने के बाद, और इसमें एक प्रवक्ता साहब ने, इंडियन नेशनल लोकदल के अति उत्साहित प्रवक्ता साहब हैं, मेरे से कुछ व्यक्तिगत भी उनका ज्यादा प्यार है,
तो उन्होंने कहा इनकम्पिटेंट लॉयर्स हैं हमारी सरकार में। तो इन इनकम्पिटेंट लॉयर्स जिनको आप ये कह रहे हैं, उनके बावजूद हर केस जीतते हैं ये लोग और हरियाणा के युवाओं को नौकरी दिलाने में सफल हुए हैं। ये जो 1,10,000 जो आज तक कभी नौकरी नहीं मिली, 10 सालों में नहीं मिली, हमने 9.25 साल में कर दिया। और इसके साथ साथ जो हम आगे कर रहे हैं, ये कब कर पा रहे हैं? ये आपके अड़चनों के बावजूद कर रहे हैं। 7,500 नौकरियां दी आपने। कौशल रोजगार के इससे अलग है। 7,500 कौशल रोजगार मिला के दिए हैं, हर साल 7,500 की एवरेज है। नहीं, ये HSSC और HPSC के आंकड़े हैं। नहीं पंजेटा जी, ये 1 लाख से अधिक जो आंकड़े हैं ये HPSC और HSSC के मिला के हैं सर। ये सबसे अधिक अब तक हरियाणा गठन के अज्ञानी को ज्ञान देना पुण्य का काम। कुछ मिला के सुनिए, नहीं बातें रिपीट ना हो। विषय बहुत बड़ा है, विषय बढ़ा के इस पर चर्चा करें हम। सरकार में पक्के कर्मचारी कितने हैं? क्या कच्चे कर्मचारी है इनके पास? क्या इनको आप शांत? अरे पक्के की बता रहा हूँ मेरे भाई, पढ़कर आओ थोड़ा। भाई मैं भी पक्के की बात कर रहा हूँ। पंजेटा जी देखिए, सुनिए अभी आप जब बोल रहे थे आपको सुना सभी ने, अभी और ये आंकड़े हम रिपीट ना करें। भर्तियों को लेकर बात कर चुके हैं विधु जी, और ये फैक्ट है अपने आप में कि हरियाणा सरकार ने पिछले करीब 9 साल में सबसे अधिक नौकरियां दी। नहीं दर्शक सुन चुके हैं। अब पंजेटा जी को दोबारा से बताने के लिए हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। पंजेटा जी भी सुन चुके हैं। नहीं सर, आप ये बताएं कि 12वीं के आधार पर, ग्रेजुएशन के आधार पर क्या एक जैसा पेपर हो सकता है क्या सर? ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्या? जिन बच्चों ने सैकड़ों किताबें पढ़ी, जिन्होंने पिछले दिन का पेपर पढ़ा, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या? इन बातों का उत्तर दीजिए आप। नहीं है। अगर लाल किला दिल्ली के अंदर है तो वो दिल्ली में ही रहेगा, 12वीं में भी रहेगा, ग्रेजुएशन के बाद भी रहेगा। अगर आगरा में ताजमहल है तो ताजमहल आगरा में ही रहेगा, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद, डॉक्टरेट के बाद भी रहेगा। अरे भाई ये सुन लीजिए, सभी लोग अभी इतने प्रश्न पूछे हैं तो उत्तर सुनिए ना। इतना हेविली क्रैकडाउन कर रही थी। अभी सुनिए, आप सुनिए, बोलिए जल्दी विधु जी, बात पूरी कीजिए। अच्छा मैं तो बड़ी विनम्रता से बात कहूंगा। देखिए श्वेता जी की एक तकलीफ है, पीड़ा है, उनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी वो सरकार में नौकरी नहीं ले पाई। ये इसकी वेदना मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी है। ठीक है, वो किस कारण नहीं ले पाई, वो क्या कारण रहे मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहीं ले पाई। जो है मेरिट इतनी चल रही, जब मेरिट का राज हुआ तो उनकी नौकरी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं। लेकिन इसके श्वेता जी के अलावा असंख्य लोग जो हैं कोचिंग सेंटर में जाना शुरू कर गए। क्या ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड आंख बंद करके देख लेंगे क्या हम? कोचिंग सेंटर्स जो थे, मैं मेरे गांव के पास जो है कोचिंग सेंटर नहीं मिलता था, दूर मेरे ब्लॉक में बापोली में कोचिंग सेंटर नहीं मिलता था, पानीपत में भी नहीं मिलता था। एक दिल्ली से कोई लड़का आया था तो सोनीपत में कोचिंग सेंटर कर रहे हैं। और सुनिए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कोचिंग सेंटर पंजेटा जी, ये कोई उदाहरण देकर अपनी, ये कोई मिसाल देकर अपनी बात कह रहे तो इनको कहने दीजिए ना सर। आप लोगों को हर दूसरे की बात से दिक्कत है। ज्योति जी हर बार यही बात करते हैं, कोई कोचिंग सेंटर ये रैकेट है, इसको समझे दर्शक। मैं बोलना चाहती हूँ, इसको समझ ले की बात करनी है। दर्शक देखें इनका आचरण, समय ना खराब करो। मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो आप लोग ये चिल्ला ना करें सर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हरियाणा के युवा इस विषय को देख रहे हैं। आप लोग बातें रिपीट ना करें, दूसरे के बीच में ना बोलें। एक बात का डाउट, मिस्टीरियसली और मिस्चीवियसली इंडियन नेशनल लोकदल के अति उत्साहित प्रवक्ता ने एक बात का डाउट डालने का प्रयास किया कि ये जो 1,10,000 जिनकी हो चुकी है और जो 1.5 लाख तक होने वाली है 4-5 महीने में, इसमें क्या पक्की है, कच्ची है, ये मुझे जल्दी से प्लीज बताने दीजिए ताकि दर्शकों के मन में कोई ना रहे एम्बिग्युइटी। पक्की नौकरियां हैं, पक्की की बात हो रही है। कैसे? 2014 से 2019 तक HSSC ने 68,122 नौकरियां दी, HPSC ने 3,030 अभी आपने बोला अक्टूबर 2019 से लेकर मैं और आप जब बात कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी सर, आप इतने सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आप बार बार बीच में जितना टोकेंगे उतना समय बर्बाद होगा सर। मैंने उस वक्त भी कहा था आप ये सवाल ना उठाएं। ये जो पक्की भर्तियों का आंकड़ा है ये डिरेल करने वाली बातें हैं सर। ये कितनी भर्तियां दी गई विषय ही नहीं है आज, ये प्रश्न जो रिपीट हुए ये विषय है। पूछ रहा था, उसका उत्तर देने लगा तो कूद के दूसरे उस पर चला गया। ये बदतमीजी नहीं है क्या दर्शक? आपका आंकड़ा ही आ चुका है विधु जी, दर्शक जानते हैं सबसे अधिक नौकरियां दी है हरियाणा सरकार ने। बस इससे आगे बढ़े, अब जल्दी बात कंप्लीट करें आप जल्दी। सबसे अधिक नौकरियां और लगभग दुगनी नौकरियां इनके बाद दे चुके हैं इस रैकेट के बावजूद।
और इस रैकेट के पेट में दर्द रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नहीं पंजेटा जी ठीक है, आपकी बात आ गई है विधु जी, आप ये कह चुके हैं लाल किला अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रहेगा। ये 12वीं वाले के लिए भी दिल्ली में रहेगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी। इसी बात को मैं आगे ले जाती हूँ। अभी पंजेटा जी आप बार बार बीच में नहीं बोलेंगे सर, कोई किसी के बारे में नहीं बोलेगा। मैं एक दूसरे को परेशान करते हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। नहीं सर नहीं बिल्कुल मैं अभी अलाउ नहीं कर पाऊंगी। श्वेता ढुल जी नहीं सर प्लीज सुने आप, सुने अब मेरे उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। राहुल साहब आपने चीजें क्लियर कर दी हैं, आपने बातें क्लियर कर दी हैं आपने जो पूछा आप बता चुके हैं। वो एक चीज और छोटी सी, बहुत जल्दी श्वेता जी 15 सेकंड्स ओनली। श्वेता जी ओनली 15 सेकंड। जी अच्छा अभी क्या है, इन्होंने एक और सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है जो हमारे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ये भाजपा की सरकार ने शुरू किया। भाजपा ने कहा हर वंचित को, हर पिछड़े को नौकरी मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ भी कोर्ट में गए थे साहब, ये उसके खिलाफ भी कोर्ट में गए थे और हार के आए थे। लेकिन हम ये कहते हैं उस कोर्ट में जिसमें उन्होंने एक सिंगल बेंच से एक फैसला लिया स्टे करवाने का, चंद घंटों में ये देखो डिसाइड, ठीक है आप लोग डिवीजन बेंच के पास गए, डिवीजन बेंच के पास गए, परीक्षा हुई, ये पब्लिक डोमेन में है पहले से। रिलीफ दिया, ठीक है आधा सच बताएंगे, पूरा सच नहीं बताएंगे। ठीक है सर बताएंगे, ठीक है आपकी बात। मन में चोर है, विधु जी पूरा सच बताएंगे तो चोर सामने आ जाएगा। विधु जी भड़काने का प्रयास करते हैं। श्वेता जी से अभी मेरा सवाल रहेगा। विधु जी और रजत पंजेटा जी आप दोनों अब शांति से सुनिए सर, डिबेट को आगे चलने दीजिए प्लीज। श्वेता ढुल जी आप बोले। जी पहली बात तो सोशल इकोनॉमी का मैं बताना चाहूंगी, ये डबल रिजर्वेशन है। क्यों है ये डबल रिजर्वेशन? क्योंकि संविधान के आधार पर 49.5% हमें सोशल और एजुकेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% अलग से दे रहे हो। सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक तीनों कवर्ड है। इसके खिलाफ कोर्ट भी गए और 10 से 5 अंक हुए हैं। 280 पत्र मैंने खुद ने सीएम साहब को लिखे हैं, 280 पत्र। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि कोई भर्ती रद्द नहीं हुई कोर्ट से या कोर्ट के बाद पीपल्स कोर्ट और अंदर। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन्होंने खुद से जब रद्द होने वाली होती थी विड्रॉ कर लेते थे। अब वही की इन्होंने विड्रॉ करी, पीजीटी की इन्होंने विड्रॉ कर ली, पीजीटी संस्कृत की इन्होंने विड्रॉ करी, टीजीटी इंग्लिश की और 2015 की भर्तियां करने की कोशिश की। तीसरी चीज, हर बार फॉल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन कैसे हो सकता है? हर बार फॉल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन कैसे हो सकता है? हर बार एग्जामिनर रिपीट क्वेश्चंस कैसे कर सकता है? हर बार क्वेश्चंस में गलतियां, आंसर की में अलग अलग एग्जामिनर अगर तैयार करता है। श्वेता ढुल जी नहीं राहुल जी अगर ये गलत भी बोल रही है तो इनको इनके समय में बोलने दीजिए, दर्शकों तक बात जाने दीजिए आप। नहीं देखिए मैडम सुनिए, आप सुनिए, एग्जामिनर अगर तैयार करता है HSS टाइप के लोग नहीं जाने देंगे उत्तर। विधु रावल जी अभी सुनिए सर, सुनिए आप। श्वेता जी अगर एग्जामिनर पेपर तैयार कर रहा है, चेयरमैन तक को उसकी जानकारी नहीं है, अगर प्रश्न एक जैसे आ जाते हैं तो इसमें कानूनी भी कोई ऐसा कोई पहलू है नहीं कि रिपीट नहीं हो सकते, तो इस पर सवाल क्यों? पहले देखिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीईटी करवाने की मंशा क्या चीज थी? इतनी जल्दबाजी थी किस लिए? इसको टिक करके कर सकते थे ना। बच्चे कह रहे थे सर एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड के बिना बैठाए बच्चे। मैं अभी सभी को जो भी प्रश्न का उत्तर देगा केवल वो बोलेगा, बाकी मैं सभी को म्यूट करवाऊंगी सर। मैं ये कह रही हूँ इतनी जल्दबाजी थी किस लिए? बिना एडमिट कार्ड के बिठाए, बिना सोशल इकोनॉमिक के अंक वेरीफाई करे बिठाए, बिना आपने दिव्यांगजनों की प्रॉब्लम सुनने की आपने एक की उनकी कट ऑफ दे दी है, उसको ठीक किए बिना बैठाए। क्या जरूरत थी ऐसे बिठाने की? और यदि आपके एग्जामिनर अलग अलग थे तो 41 प्रश्न फिर भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब आपने एक कोई कुंजी दे रखी थी क्या कि उसी में से उठा के प्रश्न बनाने हैं? और आपने क्या बिल्कुल नहीं उन्हें बताया था कि ग्रेजुएशन लेवल का इतना लेवल रखना है और 12th का इतना रखना है? ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है कि भाई ग्रेजुएशन में भी सेम सवाल, एक दो सवाल सेम हो सकते हैं लेकिन 41 सवाल नहीं हो सकते हैं, स्टैंडर्ड सेम नहीं हो सकता है। आप उसमें ग्राम सचिव ढूंढ रहे हैं ग्रेजुएशन। विधु जी आप भी रिपीट कर रहे थे, आपको सुना था ना सभी ने। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे सर कौन रिपीट कर रहा है कौन गलत बोल रहा है? मैंने कुछ नहीं रिपीट किया सर। आप सुन लीजिए, आपने भर्तियों के आंकड़े रिपीट किए थे, सभी ने धैर्य से सुने थे सर। ये कौन सा तरीका है? आप
किसी का एक वाक्य पूरा नहीं होने दे रहे हैं। नहीं कीजिए, रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। नहीं, आप अगर ये रिपीट भी कर रही है सर तो इनको रिपीट करने दीजिए। हमारी सम्मानित है, हमने इनको डिबेट में बुलाया है। प्लीज आप किसी बात को झूठ बता देते हैं, किसी बात को कह देते हैं रिपीट है, किसी शब्द से आपको आपत्ति हो जाती है। सर मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ? मैं प्रश्न नहीं पूछ लूंगी, मैं नहीं टोक दूंगी। आप इनको बात पूरी करने दीजिए सर। आप एंकर के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, डिबेट नहीं चलने दे रहे हैं। आप उत्तर देंगे आप, लेकिन तरीके से समय पर उत्तर देंगे सर। शुरुआत से आप आज ऐसे कर रहे हैं। श्वेता जी जल्दी कंप्लीट कीजिए बात। वेट करो जी। मल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन था, पेपर दिया जाता है किसी एजेंसी को बनाने के लिए, वहीं से ही चेक होके आते हैं। एजेंसी के वहां पे कोई प्रॉब्लम है? ठीक, ये सब बहुत ज्यादा गलत ठीक है। आपकी बात आ गई मैडम, आपकी बात आ गई। तंवर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन तंवर जी आपके पास आएंगे सीक्वेंस से चलते हुए भी। रविंद्र ढोल साहब, क्योंकि क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हम उस पर ही बात कर रहे हैं। आज जो रिपीट हुए उस पर ही बात कर रहे हैं। बीजेपी क्लियर कर चुकी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो इस पर सवाल क्यों मैं शुरुआत से बात बार बार पूछ रही हूँ? तो इस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए अभ्यर्थियों को भी, आप लोगों को भी? ज्योति, आपत्ति जो है पहले के केसेस से मैंने बिल्कुल क्लियर तौर पे बताया। इससे कंपैरिजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 24 घंटे के अंदर 27,000 से ऊपर अभ्यर्थियों को सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मौका दिया गया है। तो ये एक अपने आप में एक यूनिक केस है, उसको यूनिक केस की तरह देखा जाएगा और निश्चित तौर पर माननीय हाईकोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई अभ्यर्थी जो लोग परेशान है कहीं ना कहीं कोर्ट जाने का उनका कार्यक्रम मेरे को लगता है कि बनेगा। जहां तक बात हमारे केसेस की पेंडिंग केस जो एलपीए के अंदर गए हैं, हम 1/9/2023 को हाईकोर्ट को ये बताने का काम करेंगे कि सरकार ने जानबूझ करके हमको कोर्ट में ना पहुंचने देने के लिए जो है जानबूझ करके 12 मिनट पहले इंटीमेट किया था और इनकी जो इंटेंट थी हमको कोर्ट से बाहर रखने की, वो भी कोर्ट को बाकायदा सबूत के साथ में बताई जाएगी, ताकि कोर्ट के संज्ञान में ये मामला रहे कि सरकार किस प्रकार से लोगों के भविष्य के साथ खेलती है। अगली बात, सिंगल बेंच ने कोई स्टे नहीं किया 3 बार बोल रहे हैं ना विधु रावल जी, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, नहीं किया। कोई स्टे किया डिवीजन बेंच ने, उस डिवीजन बेंच में जहाँ पे हमारे बिना कोर्ट में जाकर के अकेले खड़े होकर के अकेले मैदान में कुश्ती लड़के और जो है रोक लगवा गए अपने रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तंवर जी देखिए अभी मैं नहीं सर, प्लीज मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। मैं ये डिबेट के वाइंड अप के वक्त सभी मुझे कहेंगे 2 मिनट का वक्त नहीं मिला, तो क्यों बुला रही इन लोगों को? उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जबकि हरियाणा सरकार ने विभिन्न राहत छूट जिस तरह पंजिटा जी आप सुनिए अभी, वगैरह इनमें दी है, इसके बावजूद भी बाहर के लोगों का चयन कैसे हो रहा है? दूसरी बात, कौशल विकास की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निश्चित तौर पर विषय पर विफल हो चुका है और कौशल विकास पे धन शोधन जिस प्रकार से हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने वायदा किया था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, 2 लाख भी नहीं दे पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसके अलावा जिस प्रकार से रक्षा सेनाओं में 70 से 80 हजार भर्ती प्रति वर्ष होती थी और इन्होंने 10-12 हजार में समेट के अग्निपथ के माध्यम से इसका मजदूर का, किसान का बच्चा जो देश सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता था, सबको इन्होंने महरूम किया। ये बोलने लायक नहीं है नौकरियों में, ये झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठे आंकड़े पेश करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, और सारी डिबेट को रियल करते हैं, इनको अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। विधु रावल जी आखिरी कमेंट आपका। आप ये केवल विरोधियों को, या आपको लगता है कि तथाकथित कोई रैकेट के उसको उत्तर ना देते हुए ये अभ्यर्थियों के लिए उनके जहन में नहीं होगा कि किस तरह का पेपर तैयार कर रहा है एचएसएससी? एचएसएससी के चलते सरकार की नीयत, देखिए मैं क्वेश्चन अपना रिपीट कर दूं, कंप्लीट कर दूं। रजत जी आप साथ में मत बोले सर, मत बोले। सरकार पर भी तो एचएसएससी के कारण मैंने आपको तो म्यूट नहीं करवाया ना, आप लगातार बोलते रहे। एचएसएससी के कारण सरकार पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। सरकार जल्दी और ज्यादा भर्तियां देना चाह रही है, लेकिन ऐसे पेपर तैयार किए जाते हैं कि लोगों को अदालत जाने का मौका मिलता है। 25 करोड़ सीक्रेसी पे पंजिटा जी आप भी सोच कर आए हैं, आज बोलते रहेंगे लगातार। अरे चोर है इनके मन में, ये कैसे बोलने देंगे मुझे? पर्दा नहीं फाश हो जाएगा इनका। अच्छा चलो, अरे सीरियल नहीं कर रहा है, बताना चाह रहा हूँ आपको सीरियल के पंजिटा जी आखिरी सर उत्तर लेने दीजिए ना इस बात का। उत्तर है ही नहीं इनके पास, तो उत्तर है या नहीं डिसाइड हो जाएगा ना, उत्तर सुनेंगे तभी तो होगा ना। एक व्यक्ति ने दो लोगों ने एक ही तरह का सवाल पूछा, हरियाणा के कितने लोग, ये देश जो है देश के संविधान से चलता है,
संविधान जो है पूरे देश को एक ट्रीट करता है। कुछ स्पेशल जगह पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है और वो चलता रहेगा। इनके भरसक इसके अलावा पंजाब में क्या बात करें संविधान की, इतना सवाल किया भाई, मैं तो उत्तर दे रहा हूं। ज्योति जी का म्यूट नहीं करेंगे आप? आपने वादा किया था कि म्यूट कर देंगी। पंजेटा जी आपने वादा किया था म्यूट कर देंगे। समय वाइंड अप का ही समय हो चुका है सर। अगला बुलेटिन पढ़ने का वक्त है। टाइम तो पूरा ही हो चुका है सर। टाइम वेस्ट क्या हो रहा है? टाइम पूरा हो चुका है डिबेट। पंजेटा जी आप जो बात से तो पंजेटा जी मुझे आप लोगों ने दूसरों को बिल्कुल नहीं बोलने दिया। पंजेटा जी को म्यूट किया जाए, अभी म्यूट किया जाए। आखिरी चंद सेकंड से अगर आप अपना उत्तर देना चाहें बहुत जल्दी। पहली बात, पंजाब में 3 माह से सैलरी नहीं मिली है। पंजाब के यहाँ पर गीत गा रहे थे आम आदमी पार्टी वाले लोग। सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई को स्वीकार करो। सब जगह सब मिल रहे हैं। आपकी तरह की गलत परंपराएं नहीं चल रही है। आपको हमेशा झूठ बोलनी है और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप झूठे हो, हर बात में झूठे हो चुके हो। निश्चित तौर पर तरह के आधार पर बात किया करो। आप कहीं से झूठे कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है और आप सबसे बड़े झूठे प्रवक्ता हो। समय पहले ही अधिक हो चुका है। चलिए सभी का बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया। तो सवाल जो रिपीट हुए उसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।